नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र भारत और चीन का, जिसमें आपको बताएंगे कि अब मलेशिया ने ड्रैगन को दिखाई आंखें और चीन के 60 नागरिकों को कर लिया गया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, चीन को इस वक्त बड़ा झटका लगा है वैश्विक स्तर पर। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन की इस हरकत पर जापान ने भी दिखा दी है चीन को आंख। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन पाक की हर हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है भारत, और भारत ने बनाया है खास प्लान। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चीन ने सीमा पर तैनात किए 60,000 सैनिक, भारत भी जवाब देने को तैयार। जी हां दोस्तों, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पूर्वी लद्दाख में 5 महीने से जारी तनातनी के बीच चीन जहां लगातार बॉर्डर पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है, वहीं किसी भी हालात से निपटने के लिए भारतीय फौज भी तैयार खड़ी है। भारत ने अपने उत्तरी सीमा पर फौजियों के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा मजबूत जाल बिछाया है कि इस बार चीन की हर चाल उल्टी पड़ने वाली है। उधर हालात को देखते हुए अमेरिका ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। अमेरिका ने कहा कि लगता है चीन बातचीत से अपना रवैया नहीं बदलने वाला है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चीन से जंग के बिना बात नहीं बनेगी। भारत और चीन के सीमाई इलाकों में इस वक्त कड़ाके की ठंड है। ऊपर से सैटेलाइट इमेज बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में हालात और मुश्किल होने वाले हैं। उसने जहां बॉर्डर पर 60,000 सैनिक से ज्यादा फौजियों को तैनात कर रखा है, वहीं हर हफ्ते 10 दिनों में फौजियों को बदल भी रहा है। बॉर्डर के इलाके में वो फौजियों के लिए अस्थायी गर्म तंबूनामा मकान भी बनाने में जुटा है, जिसे देखकर साफ पता लगता है कि चीन का इरादा फिलहाल पीछे हटने का तो कतई नहीं है। ऐसे में आने वाले वक्त में बेहद सावधान रहने की जरूरत है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से जारी तनाव के बीच ताइवान के राष्ट्रपति ने भारतीयों को दिया धन्यवाद, यह है वजह। जी हां दोस्तों, चीन से जारी तनाव के बीच ताइवान ने भारत को धन्यवाद कहा है। ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इन वेंग ने बाकायदा ट्वीट करके भारतीयों का आभार माना है और भारत से जुड़ी अपनी पुरानी यादों को साझा किया है। दरअसल ताइवान के राष्ट्रीय दिवस पर भारतीयों ने दिल खोलकर ताइवान को बधाई दी थी। भारतीयों का यह दोस्ताना अंदाजा ताइवान के राष्ट्रपति को बहुत पसंद आया है। इसके जवाब में राष्ट्रपति त्साई इन वेंग ने पहले एक ट्वीट किया था और अब फिर से भारतीयों को धन्यवाद देते हुए भारतीय संस्कृति और भारतीय विरासत की जमकर तारीफ की है। त्साई इन वेंग ने अपने ताजमहल दौरे की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, भारत के हमारे मित्रों को नमस्कार, मुझे फॉलो करने के लिए धन्यवाद। आपके शुभकामना संदेश मुझे आपके अविश्वसनीय देश में बिताए गए यादगार पलों की याद दिलाते हैं। आपके वास्तु चमत्कार, जीवन संस्कृति और दयालु लोग वास्तव में अविस्मरणीय हैं। मुझे अपना वह समय बहुत याद आता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। टाइम्स नाउ सी वोटर सर्वे में एनडीए को बिहार में भारी बढ़त। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के लिए अच्छी खबर आ रही है। टाइम्स नाउ और सी वोटर के ताज़ा प्री पोल सर्वे के हिसाब से बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है। इससे पहले एबीपी और सी वोटर के सर्वे में भी एनडीए की बढ़त दिखी थी। ताज़ा सर्वे के मुताबिक बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 160 पर भाजपा जेडीयू गठबंधन वाले एनडीए को जीत पक्की नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाली विपक्षी गठबंधन को महज 76 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि उनके लिए सबसे अहम मुद्दा कौन सा है। इसके जवाब में लगभग 49% लोगों ने कहा सबसे बड़ा मुद्दा नौकरी है। 12.9% लोगों के लिए बिजली, पानी और सड़क मुद्दा है। 8.7% लोगों के लिए भ्रष्टाचार, तो 7.1% के लिए महिला सुरक्षा और 6.7% लोगों के लिए शिक्षा मुद्दा है। मौजूदा नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के प्रदर्शन को 43.6% लोगों ने खराब बताया, जबकि 27.5% लोगों ने इसे अच्छा और औसत बताया। मुख्य रूप से नीतीश कुमार के प्रदर्शन को 28.2% लोगों ने अच्छा बताया है। 32% लोगों ने नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद बताया, जबकि 17.6% के साथ दूसरे स्थान पर तेजस्वी यादव और 12.5% लोगों की पसंद के साथ तीसरे नंबर सुशील मोदी रहे। सर्वे के अनुसार बिहार में एनडीए और विपक्षी गठबंधन के बाद अन्य को 7 सीटें, जिसमें 5 लोजपा को मिल सकती हैं। अगर दलगत सीटों की बात करें तो एनडीए की 160 सीटों में भाजपा के खाते में 85, जेडीयू को 70 और हम वीआईपी को 5 सीटें मिल सकती हैं। विपक्षी गठबंधन में राजद को 56, कांग्रेस को 15 और वामपंथी दलों को 5 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ सी वोटर बिहार ओपिनियन पोल, कुल सीट 243,
एनडीए 160, भाजपा 85, जेडीयू 70, हम वीआईपी 5, यूपीए 76, राजद 56, कांग्रेस 15, वामदल 5, अन्य 7, लोजपा 5। एबीपी और सी वोटर के सर्वे में भी दिखी एनडीए की सत्ता में वापसी। टाइम्स नाउ सी वोटर से पहले एबीपी न्यूज और सी वोटर ने सर्वे किया था, उसमें भी एनडीए की सत्ता में फिर से वापसी की संभावना दिखी। राजद के नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन पीछे रह रहा था। इस सर्वे में एनडीए को 141 से 161 सीटें मिल सकती हैं, यूपीए को 64 से 84 और अन्य दलों के खाते में 13 से 23 सीटें जाने का अनुमान था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली चीनी दूतावास के बाहर लगा पोस्टर, डियर चीन फारूक अब्दुल्ला को गोद ले लो। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की फिर से बहाली के लिए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान को लेकर जमकर विवाद हो रहा है। अब्दुल्ला ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा था कि नियंत्रण रेखा पर जो भी तनाव के हालात बने हैं उसका जिम्मेदार केंद्र का वह फैसला है जिसमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया था। अब्दुल्ला ने यह भी कहा था कि चीन ने कभी भी अनुच्छेद 370 खत्म करने के फैसले का समर्थन नहीं किया है और हमें उम्मीद है कि इसे फिर से चीन की ही मदद से बहाल कराया जा सकेगा। अब्दुल्ला के बयान को लेकर मंगलवार को दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर हिंदू सेना ने प्रदर्शन किया। हिंदू सेना ने इस दौरान यहां पोस्टर भी लगाए जिन पर लिखा था, डियर चीन फारूक अब्दुल्ला को गोद ले लो। दूसरी ओर अखिल भारत हिंदू महासभा ने भी फारूक अब्दुल्ला के बयान का कड़ा विरोध किया है। महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने मांग की है कि अब्दुल्ला की संसद सदस्यता तत्काल समाप्त करके राष्ट्र को धाराओं में केस दर्ज किया जाए। वहीं अब्दुल्ला के इस बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के बयान को देश विरोधी भी बताया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, वर्तमान सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला एक इंटरव्यू में कहते हैं कि अनुच्छेद 370 जिसे संवैधानिक तरीके से भारत के संसदीय पटल पर हटाया गया था, चीन की सहायता से दोबारा अनुच्छेद 370 को वापस लाया जाएगा। यह न केवल चिंतनीय है बल्कि दुखद है। संबित पात्रा ने कहा, फारूक अब्दुल्ला जी का मानना है कि आज अगर चीन आक्रामक हुआ तो इसका एक ही कारण है कि अनुच्छेद 370 को हिंदुस्तान ने हटाया। एक तरह से फारूक अब्दुल्ला ने अपने इंटरव्यू में चीन की विस्तारवादी मानसिकता को न्यायोचित ठहराते हैं। वहीं दूसरी ओर एक देशद्रोही कमेंट करते हैं कि भविष्य में हमें अगर मौका मिला तो हम चीन के साथ मिलकर अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रिटायर्ड ऑफिसर पूरी करेंगे लद्दाख की सड़क परियोजनाएं, पहाड़ी क्षेत्रों में जोखिम भत्ते में 733% का इजाफा। जी हां दोस्तों, चीन बांग्लादेश सीमा से राष्ट्रीय राजमार्गों का संपर्क सुदृढ़ करने के लिए सरकार तीनों सेनाओं सहित केंद्र व राज्य सरकार के शीर्ष स्तर के सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवाएं लेने जा रही है। इसका मकसद लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड व पूर्वोत्तर के राज्यों में सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में विषम परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने हाल ही में जोखिम भत्ते में 733% का इजाफा किया है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने 5 अक्टूबर को ठेके पर भर्ती के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों से आवेदन मांगे हैं। इसकी अंतिम तारीख 2 नवंबर है। उपक्रम में तकनीकी अथवा परियोजना पद पर कार्यकारी निदेशक, महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, प्रबंधक, महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक पदों पर भर्ती की जाएगी। NHIDCL के एक शीर्ष अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि कार्यकारी निदेशक को सरकारी फॉर्मूले के हिसाब से लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए महीने वेतन व 40,000 रुपए जोखिम भत्ता दिया जाएगा। महाप्रबंधन को 1,81,000 से 2,25,000 रुपए वेतन व 36,000 रुपए जोखिम भत्ता। उप महाप्रबंधन को 1,20,000 से 1,75,000 रुपए व 32,000 रुपए जोखिम भत्ता। प्रबंधक को 1,10,000 से 1.5 लाख रुपए वेतन व 24,000 रुपए जोखिम भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदन करने वालों की योग्यता सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री व निश्चित कार्यकाल का अनुभव होना चाहिए। शीर्ष अधिकारियों की उम्र 61 साल के ऊपर नहीं होनी चाहिए और उन्हें शुरू में 2 साल के लिए ठेके पर रखा जाएगा। इसके पश्चात 65 साल उम्र तक उनको विस्तार मिल सकेगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। अब मलेशिया ने ड्रैगन को दिखाई आंखें, 60 चीनी नागरिक किए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, चीन को अपनी आक्रामक नीतियों के चलते कई देशों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। ताइवान के कड़े कदम के बाद अब मलेशिया ने अपनी जल सीमा में 60 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से चीन में रजिस्टर्ड 6 मछली मारने वाले जहाज भी जब्त किए हैं। मलेशियाई अधिकारियों ने कहा कि ये लोग मलेशिया की जल सीमा में घुस आए थे। बता दें कि चीन दक्षिण चीन सागर में अपनी दादागिरी दिखाता रहा है। साल 2016 से 2019 के बीच चीन ने मलेशिया के
स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 89 बार घुसपैठ की है, लेकिन अब मलेशिया ने सख्त कदम उठाए हैं। दरअसल दक्षिणी चीन सागर खनिजों के लिहाज से समृद्ध इलाका है। इसके अलावा इस रूट से दुनिया के व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। यही वजह है कि चीन हर हाल में यहाँ से पीछे नहीं हट रहा है और यही वजह है कि पड़ोसी देशों के साथ ही उसकी अमेरिका से भी तनातनी है। मलेशियाई मैरीटाइम इन्फोर्समेंट एजेंसी ने कहा कि चीनी जहाजों और मछुआरों को जोहर राज्य के पास समंदर में पकड़ा गया। MMEA के रीजनल डायरेक्टर मोहम्मद जुल्फदली नयन ने बताया कि ये सभी जहाज चीन के किन्हू आंगडाओं में रजिस्टर्ड हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में 6 जहाज़ों के कप्तान और 54 मछुआरे हैं। एजेंसी ने कहा कि शायद ये जहाज मॉरिटानिया जा रहे थे, लेकिन किसी गड़बड़ी की वजह से रुक गए थे। इस साल की शुरुआत में एक चीनी खोजी जहाज मलेशिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 1 महीने तक रहा था, जिसकी मलेशियाई तेल खोजी जहाज के साथ विवादित इलाके में तनातनी हुई थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन की इस हरकत पर जापान ने दिखा दी आंख। जी हां दोस्तों, अपने पड़ोसी देशों से संबंध खराब करने पर उतारू चीन ने अब जापान को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। 23 पड़ोसी देशों से संबंध खराब कर पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन लगातार साजिश रच रहा है, लेकिन उसकी हर नापाक हरकत का इन देशों की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। चीन ने अब अवैध रूप से जापान में घुसना शुरू कर दिया है। जापान सरकार ने मंगलवार को विवादित पूर्वी चीन सागर द्वीपों से जापान के क्षेत्रीय जल में चीनी तटरक्षक जहाजों के प्रवेश पर चीन को आंख दिखा दी। जापान ने मजबूत विरोध दर्ज कराया। शीर्ष सरकारी प्रवक्ता ने चीनी जहाजों से पूर्वी चीन सागर में विवादित द्वीपों के आसपास अपने क्षेत्रीय जल छोड़ने को कहा है। जापानी अधिकारियों ने कहा कि चीनी जहाजों ने तीसरे दिन बाहर जाने से इनकार कर दिया। चीनी जहाजों ने 11 अक्टूबर को जापानी प्रादेशिक जल में प्रवेश किया और 2 दिन से अधिक समय तक वहां बने रहे। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जापानी मुख्य कैबिनेट सचिव कटसोनबू काटो ने कहा कि जापानी समुद्री सुरक्षा पोत जापान के क्षेत्रीय जल छोड़ने की मांग को दोहराते हैं। मुख्य कैबिनेट सचिव कटसोनबू काटो ने कहा कि जापानी नियंत्रित सेनकाकू द्वीपों के आसपास चीनी जहाजों की उपस्थिति अफसोसजनक है। काटो ने कहा कि जहाजों के पहली बार रविवार को क्षेत्र में चले जाने के बाद जापान ने कूटनीतिक माध्यमों से चीन के इस कदम का कड़ा विरोध किया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, दियाओ द्वीप समूह और उससे संबद्ध द्वीप चीन के निहित क्षेत्र हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब देने के लिए भारत तैयार, बनाया ये खास प्लान। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में LAC के साथ चीन के साथ तनावपूर्ण स्थिति के बीच भारतीय सशस्त्र बलों ने चीन और पाकिस्तान दोनों देशों से निपटने के लिए एक BR प्लान तैयार किया है। जी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक देश के सशस्त्र बल LAC और LOC दोनों ही मोर्चों पर मुस्तैद है। बार बार वायुसेना और थल सेना की तरफ से कही भी गया है, हम किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। दोनों देशों से तनाव के बीच भारत ने एक खास प्लान तैयार किया। इसे BR प्लान कहा जा रहा है। अगर किसी भी तरह की नापाक हरकत बीजिंग और इस्लामाबाद की तरफ से की जाती है तो भारत इस प्लान के जरिए उसे मुंहतोड़ जवाब देगा। सेना के सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि PLA की हर गतिविधि का जवाब देने के लिए LAC पर भीष्म टैंक की तैनाती की गई है। पूर्वी लद्दाख में करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना ने दुश्मन के होश फाख्ता कर देने वाले भीष्म टैंक को तैनात कर दिया है। अगर चीन की सेना वहां यथास्थिति बदलने की कोशिश करती है तो उसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं LAC के दूसरी तरफ चीन ने T-63 और T-99 टैंक तैनात किए हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि भीष्म चीनी टैंकों के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली है। इस प्लान का दूसरा हिस्सा R यानी राफेल है। राफेल ने पहले ही चीन और पाकिस्तान दोनों ही नींद हराम कर रखी है। पाक के सेना प्रमुख जनरल बाजवा राफेल की ताकत के सामने हाल ही में अपने डर का इजहार किया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने बयान दिया था कि भारत पाकिस्तान पर राफेल लड़ाकू विमान के इस्तेमाल की योजना बना रहा है। ऐसे में पाकिस्तान का खौफ बेवजह नहीं है। भारत ने राफेल की तैनाती अंबाला एयरबेस पर की है, जिससे पाक पहले ही उसकी जद में है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को भारत की इस बात से लगी है मिर्ची, आखिरकार विदेश मंत्रालय ने बता दी वजह। जी हां दोस्तों, चीन ने भारत से सीमा विवाद की सबसे बड़ी वजह बताई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को नियमित प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत चीन से लगी सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहा है और सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है, जो तनाव की मूल वजह है। चीन विवादित सीमा के करीब भारत के सैन्य उपकरणों को बढ़ाने का विरोध करता है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा, कुछ वक्त से भारतीय पक्ष सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहा है और सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है, जो दोनों पक्षों के बीच तनाव का मुख्य कारण है। हम भारतीय पक्ष से अपील करते हैं कि आपस में बनी सहमति पर अमल करें और ऐसे कदम उठाने से बचे जिससे हालात और तनावपूर्ण हो। भारत सीमा इलाके में शांति और स्थिरता कायम रखने के लिए ठोस कदम उठाए। झाओ से भारत के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में बनाए जा रहे पुलों को लेकर सवाल किया गया था। इन पुलों की मदद से चीन के साथ सटे सीमाई इलाकों तक भारतीय सेना पहुंच आसमान हो जाएगी। भारत LAC पर लगातार
अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के रोहतांग में दुनिया की सबसे लंबी टनल का भी उद्घाटन किया, जिसे लेकर चीनी मीडिया में भी खूब चर्चा हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने सुरंग का उद्घाटन करते हुए कहा था कि ये सुरंग देश के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की नई ताकत बनेगी। पीएम मोदी ने चीन को इशारों में संदेश देते हुए कहा कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की कई परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कई पर तेजी से काम चल रहा है। इसके बाद ग्लोबल टाइम्स ने भी अटल टनल को लेकर एक ओपिनियन आर्टिकल छापा था और कहा था कि चीन के साथ जंग में यह टनल काम नहीं आएगी। भारत और चीन के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई वार्ता हो चुकी है, हालांकि अभी तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। पिछले सप्ताह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित 44 पुलों का उद्घाटन किया था। बीआरओ 102 पुलों पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश की चीन से लगती सीमा के करीब 30 पुलों का निर्माण कर रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अरुणाचल और लद्दाख का भी अपने बयान में जिक्र किया। झाओ ने कहा, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चीन ना तो भारत के अवैध केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को मान्यता देता है और ना ही अरुणाचल प्रदेश को। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने को लेकर भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। चीन के विदेश मंत्रालय ने कश्मीर पर भारत सरकार के फैसले को लेकर अपने बयान में कहा था, चीन ने हमेशा से भारतीय प्रशासनिक क्षेत्र में चीनी इलाके को शामिल करने का विरोध किया है। चीन का रुख स्थिर है और ये कभी नहीं बदलेगा। जब पिछले साल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन का दौरा किया था तो उन्होंने अपने समक्ष को आश्वस्त भी किया था कि लद्दाख की स्थिति में बदलाव का एलएसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बावजूद चीन ने पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में भी उठाने की कई बार कोशिश की। दरअसल चीन का कश्मीर के एक बड़े हिस्से अक्साई चीन पर कब्जा है, जो लद्दाख के ठीक पूर्व में स्थित है। लद्दाख पर केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण चीन के लिए परेशानी का सबब बन गया। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के फैसले पर आपत्ति जताते हुए चीन के विदेश मंत्री ने कहा था कि इस कदम से चीन की संप्रभुता के लिए चुनौती पैदा होती है और इससे दोनों देशों के बीच सीमाई इलाके में शांति व स्थिरता कायम रखने के समझौते का भी उल्लंघन हुआ है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने एस जयशंकर से मुलाकात में ये भी बातें दोहराई थीं कि भारत के नए फैसले में चीनी क्षेत्र शामिल हैं। साल 1962 में पाकिस्तान के साथ संधि करते हुए चीन ने कश्मीर से लगे हिस्से पर कब्जा कर लिया था। वर्तमान में चीन और पाकिस्तान का व्यापार नवनिर्मित कराकोरम हाईवे से होता है, जो पश्चिमी कश्मीर क्षेत्र में दोनों देशों को जोड़ता है। अरबों डॉलर की लागत से बने चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर परियोजना के तहत इस हाईवे को कई लेन वाले हाईवे में विकसित किए जाने की योजना है। अपने आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचने के डर से भी चीन बेचैन हो गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से तनाव के बीच ताइवानी राष्ट्रपति को याद आया भारत। ताजमहल की तस्वीर ट्वीट कर यह लिखा। जी हां दोस्तों, चीन से जारी तनाव के बीच भारतीय जनमानस जमकर ताइवान का समर्थन करता दिखाई दे रहा है। हाल ही में ताइवान के राष्ट्रीय दिवस पर बड़ी संख्या में भारतीयों ने शुभकामना संदेश भेजे थे, जिसके जवाब में ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इन वेंग ने भारतीय लोगों का धन्यवाद किया था। अब उन्होंने एक बार फिर भारत के लोग, भारतीय संस्कृति और भारतीय स्थापत्य कला की जमकर तारीफ की है। त्साई इन वेंग ने अपने ताजमहल दौरे की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत के हमारे मित्रों को नमस्कार, मुझे यहाँ फॉलो करने के लिए धन्यवाद। आपके शुभकामना संदेश मुझे आपके अविश्वसनीय देश में बिताए गए यादगार पलों की याद दिलाते हैं। आपके वास्तु चमत्कार, जीवंत संस्कृति और दयालु लोग वास्तव में अविस्मरणीय हैं। मुझे अपना वह समय बहुत याद आता है। ताइवान को उसके राष्ट्रीय दिवस पर भारत से भेजे गए शुभकामना संदेशों के जवाब में ताइवानी राष्ट्रपति ने भारतीय लोगों को शुक्रिया कहा था। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि शुभकामना संदेश के लिए भारत के सभी लोगों का धन्यवाद। हम स्वतंत्रता और मानवाधिकारों जैसे हमारे साझा मूल्यों की रक्षा करने और हमारे लोकतांत्रिक जीवन की रक्षा करने पर गर्व कर सकते हैं। नमस्ते। चीन की सरकारी मीडिया दिन में कई बार अपने हथियारों को दिखाकर ताइवान को जंग की धमकी दे रही है। चीन के सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका की सेना ताइवान वापस लौटी तो चीन युद्ध छेड़ देगा। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हु शिजिन ने अमेरिका और ताइवान को धमकाते हुए कहा कि चीन अलगावरोधी कानून एक ऐसा टाइगर है जिसके दांत भी हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई में बुधवार से शनिवार तक भारी बारिश का अनुमान, ऑरेंज अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में 13 से 17 अक्टूबर के बीच तेज बारिश और जोरदार बिजली गिरने की चेतावनी जारी की। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने सर्कुलर जारी कर सभी आपातकाल सेवा को अलर्ट पर रहने को कहा है और लोगों से समंदर और तटीय इलाकों से दूर रहने को कहा है। मौसम विभाग ने बारिश के साथ तेज हवाओं का भी भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और पालघर में गुरुवार
के लिए और अगले 3 दिनों तक दक्षिणी कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बुधवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में इन इलाकों में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा मुंबई, ठाणे और पालघर में शुक्रवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में 13 से 17 अक्टूबर के दौरान भारी बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र पहले से ही राज्य के अंदरूनी हिस्सों में बारिश में वृद्धि देख रहा है। मौसम विभाग द्वारा पूरे महाराष्ट्र के लिए येलो अलर्ट की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, सोलापुर, लातूर और नांदेड़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से तनाव के बीच 28 अक्टूबर को लद्दाख जाएगी संसदीय समिति, अग्रिम चौकियों का लेगी जायजा। जी हां दोस्तों, चीन से तनाव के बीच एक संसदीय समिति 2 दिवसीय लद्दाख दौरे पर जाएगी। इस दौरान समिति सीएजी रिपोर्ट के तहत भी जायजा लेगी, जिसमें हाई एल्टीट्यूड पर काम कर रहे सैनिकों के मौसमी कपड़े, स्नो गॉगल्स की कमी का जिक्र किया था। इसके साथ ही समिति जवानों के आवास, राशन और अग्रिम चौकियों का भी जायजा लेगी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इससे संबंधित अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता में पब्लिक अकाउंट कमेटी के सदस्य 28-29 अक्टूबर को लेह की यात्रा कर सकते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसदीय समिति के दौरे की अनुमति दे दी है। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने पिछले महीने लोकसभा स्पीकर को एक पत्र लिखकर लद्दाख क्षेत्र का दौरा करने, वहां तैनात जवानों के साथ बातचीत करने और उनके कामकाज की स्थितियों और आवश्यकताओं को समझने के लिए यात्रा की अनुमति मांगी थी। यह समिति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की उस रिपोर्ट का भी अध्ययन कर रही है, जिसमें हाई एल्टीट्यूड पर काम कर रहे जवानों के मौसमी कपड़े, उपकरण और अन्य आवश्यकताओं का जिक्र किया गया था। इससे संबंधित अधिकारियों ने कहा कि पीएसी ने 6 सितंबर को एक बैठक के दौरान सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ जवानों के राशन और कपड़ों से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की थी। इस बैठक के दौरान ही पीएसी अध्यक्ष ने लद्दाख दौरे की बात कही थी, जिसके बाद उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा था। पीएसी अपनी यात्रा को अंतिम रूप देने के लिए 23 अक्टूबर को ओम बिरला से फिर मुलाकात कर सकती है। बता दें कि फरवरी में संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट में कैग ने सियाचिन और लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में तैनात जवानों के मौसमी कपड़े, उपकरण और राशन की कमी की बात कही थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मलेशिया ने सिखाया चीन को सबक, ताइवान ने शुरू की युद्ध की तैयारी। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ उसके पड़ोसी देशों ने भी मोर्चा खोल दिया है। भारत के बाद अब दूसरे देशों ने भी हिम्मत जुटाते हुए चीन को जवाब देना शुरू कर दिया है। भारत ने इसकी शुरुआत की तो मलेशिया और ताइवान ने भी आगे बढ़ते हुए चीन को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। मलेशिया ने पहली बार चीन को साउथ चाइना सी में सबक सिखाया है। वहीं ताइवान ने भी चीन की धमकियों का जवाब देने के लिए युद्ध की तैयारियां तेज कर दी हैं। इन सब के पीछे सबसे बड़ी वजह भारत का चीन की चुनौती को दबाव देना बताया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि जिस तरह से भारत ने खड़े होकर हर मोर्चे पर चीन को जवाब दिया है, उससे हिम्मत जुटाते हुए दूसरे देश भी चीन के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। दक्षिणी चीनी सागर में लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है। मलेशिया ने चीन के 6 जहाजों को घेरकर 60 चीनी नागरिकों को हिरासत में लिया है। यह घटना शनिवार की है। जानकारों का कहना है कि चीन के ये जहाज जानबूझकर मलेशियाई जल सीमा में मछली पकड़ रहे थे, जिसके बाद हरकत में आई मलेशियाई नौसेना ने कार्रवाई करते हुए इन जहाजों पर सवार 60 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले कुछ ही दिन पहले इंडोनेशिया ने भी चीनी कोस्ट गार्ड के एक शिप को अपनी समुद्री सीमा से बाहर खदेड़ा था। चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ ताइवान और अमेरिका भी लगातार एक्शन में है। अमेरिका चीन के खिलाफ ताइवान को हथियारों से लैस कर रहा है। यूएस और ताइवान के बीच एक नई आर्म्स डील को मंजूरी मिल गई है। करीब 513 अरब रुपयों की इस डील से ताइवान को अमेरिका की तरफ से एडवांस मिसाइलें और सेंसर्स मिलेंगे। बताया जा रहा है यह अमेरिका और ताइवान के बीच हुई दूसरी सबसे बड़ी हथियारों की डील है। इससे पहले चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए 2019 में ताइवान ने अमेरिका से 587 अरब रुपयों की डील की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान चीन के खिलाफ ये है भारत का बीआर प्लान, खौफ में दोनों देश। जी हां दोस्तों, बीआर प्लान से चीन पाकिस्तान में खौफ चल रहा है। कल 7वीं बार भारत और चीन के बीच भारतीय क्षेत्र चुशुल में कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई, जिसमें डिसएंगेजमेंट पर एक बार फिर दोनों देश के अधिकारियों ने बातचीत की। और इसी बैठक से ठीक पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान की साजिशों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने इशारों में कहा कि चीन एक खास लक्ष्य के तहत विवाद को बढ़ाता जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान का देश हित में मतलब निकाला जाए तो 2 बातें बिल्कुल साफ है। पहली, एलएसी पर जानबूझकर विवाद बढ़ाने के पीछे चीन का एक
एक सीक्रेट मिशन है और दूसरी एलएसी पर चीन का ये मिशन भारत के विरुद्ध युद्ध की शक्ल में भी सामने आ सकता है। चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ देश के वायुवीर पराक्रम के लिए तैयार हैं, लेकिन चीन को सबक सिखाने के लिए एलएसी पर भारतीय सेना की तैयारी कैसी है? चीन के खिलाफ भारत का बीआर प्लान तैयार है और बी यानी भीष्म टैंक की गर्जना से लद्दाख की 3 प्रमुख चोटियों पर चीन कांप रहा है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना ने 15,000 से 17,000 फीट की ऊंचाइयों पर बलशाली टैंकों को तैनात किया है। यानी इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे भारतीय सेना का मकसद साफ है कि चीन अगर दुस्साहस करेगा तो संभावना है कि चीन को भीष्म का प्रचंड प्रहार सहना पड़ेगा। चीन को घमंड है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बांग्लादेश ने चीन को दिया बड़ा झटका, चाइनीज वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश ने चीन को बड़ा झटका देते हुए उसके कोरोना वैक्सीन के ट्रायल पर पैसे लगाने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश में चीन की दवा निर्माता सिनोवैक बायोटेक द्वारा विकसित की जा रही वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल अब अधर में लटक गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीनी दवा निर्माता द्वारा अनुरोध की गई फंडिंग से इनकार कर दिया है। सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड ने 24 सितंबर को लिए एक पत्र में कहा था कि जब तक सरकार फंड मुहैया नहीं कराएगी तब तक ट्रायल में देरी होती रहेगी। हालांकि एक समझौते के अनुसार सिनोवैक बायोटेक ट्रायल की लागत को वहन करने वाली थी। स्थानीय मीडिया के स्वास्थ्य मंत्री जाहिद मालिक के हवाले से कहा कि सिनोवैक को अपने पैसे से ट्रायल चलाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मंजूरी मांगते समय खुद के पैसे से ट्रायल करने की बात कही थी।